Hello dear students, I am Kangana and I am back with another video which is on the paper analysis of recent NEET 2026. तो जैसे कि आप सबको पता है कि नीट का दूसरा पेपर जो रीनीट हुआ है हमारा 2026 का 21 जून में, तो उसका फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में है। तो डिफरेंट यानी कि हम थोड़ा सा हार्ड लेवल में बोल सकते हैं। तो इसको लेके काफ़ी भी चर्चा हुआ है। तो हमने सोचा कि इसका एक एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं और जितना हो सके हम उतना ही इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट हो जब मैं सॉल्व करूं तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, ताकि हम उसको, अगर कोई डाउट है तो हम उसको अगले वीडियो में उसका जवाब दे पाए। ठीक है, तो कोई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस from x is equal to 0 to x is equal to L. The coefficient of kinetic friction varies as a function of x as dash, where mu naught alpha are constants of appropriate dimension, so that mu naught L is equal to 0. The total work done by the frictional force during the motion is this, where g is the okay. तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ना इसको ब्लैक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा आप देखिए एक वर्क डन दिया हुआ है, तो इसको मैं वर्क डन 1 मान लेती हूँ। तो एक वर्क डन दिया हुआ है जिसका वैल्यू है म्यू नॉट mgl। ठीक है, तो हमको वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ n, हमको n का वैल्यू निकालना है, इस n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्क डन निकालेंगे जिसमें हम लिमिट पुट करेंगे x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू L का। तो जब x 0 से L के बीच में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन को इस वर्क डन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक DW वर्क डन करेंगे। हम DW वर्क डन के लिए dx डिस्प्लेसमेंट के लिए DW वर्क डन होगा। dx मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क डन निकालेंगे तो वो DW होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा वर्क डन हमको मिल जाएगा। तो उसके लिए चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर DW को इंटीग्रेट किया तो मिलेगा वर्क डन, जिसको मैं W2 नाम दे रही हूँ, और इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 to L। तो इंटीग्रेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, हम पहले फोर्स का वैल्यू लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हमको क्या मिलेगा, फोर्स हमको मिलेगा यहाँ से म्यू नॉट mg डिवाइडेड बाई L, म्यू नॉट mg डिवाइडेड बाई L इंटू x dx। तो ये हमको यहाँ से वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ से हम अगर देखें, इसको मैं चेंज ही कर लेती हूँ कलर। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो पार्ट है ना ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट mg बाई L जो बाहर आ जाएगा, तो ये रह गया अंदर W2। ठीक है, तो अगर इसमें हम लिमिट लगा के इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर आएगा L²/2। ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। तो ये हो गया W2 का वैल्यू। अगर अब हम W1 और W2 को हम क्या करेंगे, अगर हम W1 और W2 को हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे ना W1 और W2 को, तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें हमको सब सेम मिल रहा है। ठीक है, m नॉट L, इस L से ये L घट जाएगा,
म्यू नॉट से म्यू नॉट घट जाएगा, mg से mg घट जाएगा, तो हमको n का वैल्यू क्या मिलेगा, n का वैल्यू हमको इधर मिलेगा हाफ। एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, तो यहां से हमको m का वैल्यू मिलेगा हाफ, करेक्ट, l से l घटेगा, हाँ, तो यहां से हमको मिलेगा n का वैल्यू हमको मिलेगा यहां से हाफ। तो यानी कि ऑप्शन में जो कि है मैंने यहाँ पे मिटा दिया, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमको n का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, जो हमने यहाँ से ऑलरेडी सॉल्व करके निकाल लिया है। ठीक है, ओके ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमको बस वर्कडन का लिमिट लगा के 0 से l के बीच में वर्कडन का वैल्यू निकालना है, वहां से कंपेयर करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही था इसमें, और तो ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, the mean free path of molecules in an ideal gas A is half that of another ideal gas B. The diameter of the spherical molecules of gas A is twice the diameter of the molecules of B. If number densities of the gases A and B are Na and Nb respectively, then the correct option is, okay, तो हमको गैस बोला गया है कि उन दोनों का मीन फ्री पाथ दिया गया है। मीन फ्री पाथ यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू दिया गया है, और क्या बोला है, हमको निकालना है उन दोनों का नंबर डेंसिटीज निकालना है दोनों गैसेस का। तो क्या कंडीशन दिया गया है कि पहले वाला जो गैस है ऑफ मॉलिक्यूल एंड आइडियल गैस इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। तो पहले वाले जो गैस है ना, उसका मीन फ्री पाथ सेकंड गैस से हाफ में है, और उसका क्या बोला है, डायमीटर डबल है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द डायमीटर, देखिए ट्वाइस द डायमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे ही मैं करती हूँ, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा 1/d² n। अब हमको निकालना है ये नंबर डेंसिटी n, तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, λ/d²। तो अगर इसको मैं Na मान लूं, ठीक है, और Nb मान लूं दूसरे वाले को, तो क्या होगा, Na में क्या होगा, पहले वाले में क्या बोला हमको कि इसका लैम्डा जो होगा ना, वो क्या होगा, हमको क्या बोला कि मीन फ्री पाथ ऑफ द आइडियल हाफ होगा, तो λ/2 होगा, हाँ, मीन फ्री पाथ हाफ होगा, और इसका क्या होगा, आपका डायमीटर ट्वाइस होगा, तो मतलब ये होगा 4d², और दूसरे वाले में सेम ही ऐसे ही रहेगा, सॉरी, मतलब NB के कंपैरिजन में Na का मीन फ्री पाथ हाफ और डायमीटर ट्वाइस होगा, तो मतलब ये क्या हो गया आपका d²। ठीक है, हाँ, d², राइट। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा कि Na इज इक्वल टू लैम्डा घट जाएगा हाफ, और ये 2 से 4 घट जाएगा, तो इसको ये 2 से ये 4 घट जाएगा, तो इधर रह गया हाफ, तो मतलब Na Nb के हाफ के बराबर है, तो मतलब हाफ टाइम्स ऑफ Nb होगा Na, है ना। तो इसको कैसे करें इसको, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। कहाँ गया,
हाँ, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखा आपने, जैसे कि ऑब्वियसली अभी जब हमने किया कि मीन फ्री पर, अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कर देती हूँ इसको एक बार। तो जैसे लैम्डा मीन फ्री, सॉरी, फॉर्मूला हम फिर से कर लेते हैं। एन ए के लिए हमको मिला था कि एन ए के लिए हमको मिला था 1/λ/2 इंटू 4d²। तो 2 से 2 घटा, यानी कि ये बचा लैम्डा इंटू 2d², ठीक है। और एन बी के लिए हमको मिला 1/λ इंटू d², ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो हाफ इंटू 1/λ/d² है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एन बी के बराबर। तो यानी कि एन ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एन बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर कौन सा ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम दूसरे ऑप्शन, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमको क्या निकालने के लिए बोला है। Two identical inductors are connected in two different configuration P and Q, where a time varying current IT is flowing as shown in the figure. The inductance EMF between points A and B for configuration P is EP and that for configuration Q is EQ. The ratio of EP by EQ. ठीक है। तो हमको क्या बोला गया है, कुछ इंडक्टेंस दिया हुआ है इधर और इधर, तो इन सब का हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। दोनों में ए और रेशियो कब निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे वैसे तो ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट पी लिया हुआ है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या करेगा कि पॉइंट ए ये और पॉइंट बी के बीच में हमको जो इंडक्टेंस लेने के लिए बोला है, तो वो क्या करेगा, ये वाला और इधर मान लेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है। तो मतलब ये इसमें कोई सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। भले ही ये सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन हमको सिर्फ पॉइंट ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोला है। तो मतलब हमको कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सिंगल इंडक्टेंस, सिंगल एल की वैल्यू हमको चाहिए इंडक्टेंस। तो एल क्या होता है हमारा, फिर से मैं यहीं पे कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको ब्लैंक स्पेस मिला है। तो इंडक्टेंस फॉर पी, ठीक है, ईएमएफ ईपी मान लेते हैं। ईपी क्या होगा, एल di/dt, ठीक है। ये हो गया हमारा इस P पॉइंट के लिए। अगर मैं Q पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो इसका इंडक्टेंस क्या आएगा, इसका इंडक्टेंस आएगा हमारा L/2 vi/dt, करेक्ट है ना। अब हमको क्या बोला है, हमको रेशियो लेने के लिए बोला है, किसका, EP/EQ का। तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल आप रेशियो ले ले, L di/dt L/2 di/dt। ये तो वैसे ही घट गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये घट गया। तो रेशियो क्या बचा, इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो बचा हमारा 2। तो ऑप्शन में देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर भी इजी लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बस ईएमएफ निकाल के रेशियो निकालना है, करेक्ट, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या निकालने के लिए बोला है। फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n, that for the nth harmonic of the same pipe with one of its end closed is m, the ratio of m/n is। तो हमको नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए बोला है फिफ्थ हार्मोनिक और नाइन्थ हार्मोनिक में, और फिर उनका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, हम
फॉर्मूला या कैलकुलेशन कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट हमको पता है हम वो लगाएंगे। ठीक है, देखिए पहले में क्या बोला है, पहले बोला है फिफ्थ हार्मोनिक निकालना है, लेकिन उसके दोनों एंड ओपन एंडेड है। ठीक है, जब ओपन एंड होता है तो उसका नोट कैसे बनता है, ऐसे एंटी नोट बनता है दोनों तरफ, है ना। तो इसी को हम फिफ्थ हार्मोनिक तक लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, उसके बाद आ गया ये फिर से एक इसमें नोट बना, ये हो गया सेकंड हार्मोनिक के लिए, इसको हम फिफ्थ हार्मोनिक तक लेके जाना है हमको। फिर से एक इसमें एक और नोट ऐड कर दीजिए, ये हो गया थर्ड के लिए, एक और नोट ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया फोर्थ के लिए, और एक और नोड ऐड कर देते हैं, और ये हो गया हमारा फिफ्थ हार्मोनिक। करेक्ट। तो इसमें हम नोट काउंट कर लेते हैं, कितना है 1 2 3 4 5। तो हमको यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक पे मिलता है 5 नोट। ठीक है, यानी कि n हो गया हमारा 5, n ही बोला था ना, हाँ। और अभी हमको बोला है नाइन्थ हार्मोनिक निकालना है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि इसका एक एंड क्लोज्ड है। ठीक है, एक एंड क्लोज्ड है, तो इस पे किस तरीके का नोट बनेगा, इस पे एक ऐसा नोट बनेगा, है ना। अगर एक एंड क्लोज है तो इस तरीके का एंटी नोट बनता है। करेक्ट। तो अगर ये ऐसा है तो ये इसको हमें नाइन्थ तक लेके जाना है। तो हमको इसमें क्या होगा, अब इसमें फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आएगा, इसमें क्या आता है, इसमें ऑड नंबर आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आता, डायरेक्ट थर्ड आ जाएगा इसमें, है कि नहीं। इसमें हमारा ऑड नंबर आता है, तो मतलब अगर ये फर्स्ट है तो इसमें एक नोट बनेगा, ये होगा हमारा थर्ड, क्योंकि इसमें ऑड नंबर आता है। थर्ड के बाद फिर से एक और, तो ये बन गया हमारा, फोर्थ नहीं आएगा, फिर आएगा फिफ्थ। तो इसको हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो इसके बाद ये बन गया सेवेंथ, और ये बन गया हमारा नाइन्थ। ठीक है, अब इसमें भी हम नाइन्थ में नोट काउंट करते हैं, कितना है 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें भी हमारा है 5 नोड, इसमें भी है 5 नोट्स, तो मतलब m का वैल्यू भी मिल गया हमको 5। तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, n/m का वैल्यू, तो ये क्या होगा 5/5, यानी कि आंसर हो गया हमारा 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर हम ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगा के करेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज। तो देखिए ये क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। इसमें हमको क्या पूछा है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमको क्या मिला था, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये हमको मिला था म्यू नॉट इनटू में म्यू नॉट n स्क्वायर इनटू में उसका वॉल्यूम। अब सोलेनॉइड है जो कि सिलिंड्रिकल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर l। ठीक है, तो यही बन गया हमारा आंसर। अब अगर इसको थोड़ा सा सजा के हम लिखेंगे और इस क्वेश्चन ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। देखिए म्यू नॉट, उसके बाद है पाई n स्क्वायर r स्क्वायर l, तो ये बन गया हमारा आंसर। इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ फॉर्मूला को हमने थोड़ा सा सजा के लिखा है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? हाँ, इसमें अभी हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें अभी हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या बोला है, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एस टी। एक फंक्शन है जिसका पोजीशन ये है, ठीक है। जब इसमें अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज स्पीड हमको निकालना है जब ये पार्टिकल t=0 से t=6 में जाएगा। t0 से t6 मतलब टाइम 0 से टाइम 6 सेकंड तक ये मूव करेगा, तो उस पे हमको इसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। इसका पोजीशन गिवन है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले तो पोजीशन से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसका गिवन क्या है, एस टी अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा ना। तो इसको अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे, ds बाई डी टी करेंगे तो इसका वेलोसिटी निकल आएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है 2 अल्फा टी माइनस बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2t माइनस 6। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए हमको एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। अब वेलोसिटी और स्पीड सेम होता अगर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता तो, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी निगेटिव होगा मतलब क्या होगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब क्या, इसका जो हमारा जो क्या बोले हम पोजीशन, जो पार्टिकल मूव किया है ना, उसने वैसे तो बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, लेकिन अगर ये निगेटिव हुआ, अगर इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है तो मतलब क्या, वो एक पॉइंट पे आके वो वापस भी उसी स्ट्रेट लाइन से आ सकता है। जैसे कि मैं इस लाइन से गया, यहाँ पे रुका और फिर से मैं इसी स्ट्रेट लाइन से वापस आ गया, मतलब मैंने यू टर्न लिया है, ठीक है, यू टर्न लिया है। तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या है हमारा एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। अब अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये जो वो वापस आया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमको ये प्लस में लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऐड होता जाता है, राइट। तो चलिए अगर हम देखें इसको, f जो t है ना, ये इसका पोजीशन t इज इक्वल टू 0 में, t 0 सेकेंड में, t 0 सेकेंड में इसका क्या पोजीशन होगा, तो मतलब s0 में इसका पोजीशन क्या होगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू अगर लगाए तो 2 अल्फा 1 होगा टाइम 0, मतलब ये 0 और बीटा का वैल्यू है हमारा 6। तो मतलब इसका वैल्यू हमारा होगा t0 में, इसका वैल्यू हमारा होगा हाँ -6, t0 पे इसका वैल्यू -6। अब अगर ध्यान से देखिए तो वेलोसिटी जब 3 होगा, टाइम जब 3 सेकेंड होगा तब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्टिकल 3 सेकेंड में यहाँ गया, उसके बाद ये 0 हो गया, उसके बाद ये वापस उसी रास्ते से आया होगा, ठीक है। तो मतलब s अभी हम निकाल लेते हैं, इसका पोजीशन 3 सेकेंड में क्या होगा, 3 सेकेंड में इसका पोजीशन क्या होगा, अच्छा सॉरी ये 6 तो नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका मैंने इस पे पुट कर दिया, इसका तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू 1 है, ये 0 हो गया, मतलब ये हो गया हमारा 0, ये 0 बन गया, माइनस बीटा इंटू टी, बीटा है 6 और ये हो गया इंटू 0, ये भी 0, प्लस गामा का वैल्यू कितना गिवन है, अच्छा 5। तो मतलब S0 पे हमको इसका वैल्यू मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक वैसे अभी 3 सेकेंड पे देख लेते हैं, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसका पोजीशन कितना है,
इसका स्पीड कितना है, कितना आएगा, अल्फा का वैल्यू अगेन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फा, अगर अल्फा का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू 3, यानी कि 3 होगा 9, 3 स्क्वायर 9 माइनस 6 है और 3 है, 6 इंटू 3 माइनस ऑफ 18 प्लस 5, तो इसका वैल्यू आएगा 9 और 5 यानी कि 14 और ये होगा -4, तो इसका वैल्यू होगा -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 6 सेकेंड पे, क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हमको 0 से अगर ये 0 है, 0 से ये 3 सेकेंड तक गया, वापस से ये आ गया 3 सेकेंड वापस आ जाएगा, क्योंकि 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, मतलब ये रिटर्न करेगा, तो मतलब वापस आएगा। तो हमको ये रास्ते का टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल करना है इसको। तो अभी हम लास्ट 3 सेकेंड पे निकालते हैं। फर्स्ट 3 सेकेंड ये गया, नेक्स्ट 3 सेकेंड ये रिटर्न आ गया, तो 6 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंटू 6 स्क्वायर 36 माइनस बीटा का वैल्यू है 6 इंटू 6 36, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फिर से 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम टोटल डिस्टेंस, अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए हम पहले तो 0 से फर्स्ट 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अब ये स्ट्रेट लाइन है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस, मतलब ठीक है स्ट्रेट लाइन है 0 से 3 सेकेंड तक, तो हम क्या करेंगे 5 फाइनल पॉइंट, इसका टोटल अब हमने क्या किया ना, इसका दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में गया है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इसका। ठीक है, तो अगर इसका टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे कोई वो उल्टा डायरेक्शन में नहीं आया है, एक ही डायरेक्शन में गया है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, तो हमको निकालना है S0 से, हमको निकालना है S0 से S3 तक का वैल्यू, तो S3 का वैल्यू है तो हमको निकालना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, S3 माइनस S0, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, फाइनल है S3 में आया है, इनिशियल पॉइंट, तो S3 पे इसका वैल्यू कितना मिला, S3 पे वैल्यू मिला हमको -4, तो S3 पे इसका वैल्यू है -4, माइनस में S3 पे वैल्यू -4 और 0 में इसका वैल्यू मिला 5, तो टोटल हो गया -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है 3 से 6, 3 से ये 6 आया है, तो मतलब S6 माइनस S3, तो S3 पे इसको हमें मिला था S6 पे हमको मिला 5 माइनस S3 पे हमको वैल्यू मिला -4, तो S3 पे -4, तो इसका वैल्यू मिला 9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, क्योंकि ये जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट में वापस आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस है, हमको डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम इसका डायरेक्शन ये माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो मतलब अगर हमको एवरेज स्पीड नहीं निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 9 + 9, और टोटल 9 कितना लगा, 0 से 3, 3 से 6, और क्वेश्चन में भी गिवन है, कहा गया क्वेश्चन गया हमारा, हाँ, तो 0 से 6 मतलब 6 सेकेंड, तो हमारा एवरेज स्पीड आया 18/6 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। अच्छा, उसके साथ मैं बता दूं कि ये है हमारा कोड नंबर 50 वाला क्वेश्चन पेपर। ओके, एक बार देख लीजिए इसको। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, टेक मासेस ऑफ यूरेनियम, थोरियम और हीलियम, this and this respectively, the Q value of the reaction in किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट। Q वैल्यू निकालना है किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में, ठीक है। अब इसमें भी एक हमको ध्यान देने वाली बात है, पहले तो Q वैल्यू निकालना है, नेक्स्ट है इसको किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में निकालना है। तो काफी सारे स्टूडेंट क्या करेगा, Q वैल्यू तो निकाल लेगा, ये वाला छूट जाएगा उन लोगों का, मतलब जो हड़बड़ी में काम करते हैं ना, ऐसा होता है। तो हमको ध्यान से इसीलिए काम रहना है एग्जाम में, ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। छोटी छोटी गलतियां भी हमारा बहुत नुकसान कर देता है, इसलिए अगर पूरा सॉल्व कर लिया और मान लो कि यही नहीं किया, किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट मतलब क्या, बस 1000 से ही तो उसको मल्टीप्लाई करना है, किलो में लेके जाना है, तो मतलब उसको हमें थोड़ा सा केयरफुली करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। Q वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो इसका मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट के लिए क्या करना है, जो भी रिएक्शन में गिवन है ना, जो उसका ओवरऑल मतलब यूरेनियम का मास है, उसके मास से हम क्या करेंगे, थोरियम और हीलियम के कंबाइंड मासेस को माइनस कर देंगे, राइट। तो मास डिफेक्ट में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, मास, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का हमको मास डिफेक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे, यूरेनियम के मास से उसके अंदर जो भी मासेस है, जैसे उसके अंदर क्या है, थोरियम और हीलियम है, तो उसके मास को माइनस कर देंगे। तो मतलब ये ऐसा होगा, मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, ऐसा होगा। अब देखिए मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया हुआ है, गिवन है, मास ऑफ यूरेनियम हमको गिवन है 238, सॉरी यार ये काम नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। तो ये है 238.050 माइनस, अब इन दोनों को प्लस करना है, ये कितना है 234.043 प्लस 043 प्लस 4.003। तो अगर इसको करें तो ये आता है, अगेन इसको एज इट इज रख देते हैं, माइनस ये होगा आपका, ब्रैकेट हटा देंगे अभी, 238, 4 ऐड हो जाएगा पॉइंट, और ये होगा 046। तो हमारा बचा कितना, ये तो 238 घट जाएगा, तो ये हमारा बचा 50 से 46 माइनस करना है, तो हमारा ये बचा तो ये हमारा बचा 0.004, ठीक है। तो ये हमारा बचा मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट से Q वैल्यू निकालना है, तो अगर मास डिफेक्ट से हमको Q वैल्यू निकालना है तो उसको क्या करेंगे, Q वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 931.5 से, इसको हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको Q वैल्यू मिलेगा। अब इसको हमें फिर से किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में लेके जाना है, मतलब इसको हमें फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आता है 1, तो हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 3726। तो इसका वैल्यू आता है 3726। आप लोग एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए।
सिंपल है, मास डिफेक्ट से क्यू वैल्यू निकाल लिया, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसको किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में लेके जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो क्या बोला है उसमें, A beam of light falls on a metal surface such that photoelectrons are generated. If the power of light sources starts to decrease linearly with time t, then variation of the photocurrent I and magnitude of the stopping potential V with time is best represented by. तो इसमें हमको ग्राफ दिया है, ग्राफ बताना है। पहला तो क्या बोला है हमको कि डिक्रीज करेगा लीनियरली, क्या पावर के साथ, पावर ऑफ द लाइट सोर्सेज डिक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, ठीक है, पावर डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। दूसरा बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोला है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। टाइम के साथ इसका मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है, ये हमको पूछा है अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसमें क्या बोला है हमको कि पावर और टाइम का, तो पावर और टाइम है ना, देन द वेरिएशन ऑफ फोटोकरेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट और टाइम का वेरिएशन पूछा है, सॉरी करंट और टाइम का वेरिएशन पूछा है। पहले बोला है कि अगर पावर लीनियरली डिक्रीज करेगा, पावर के साथ करंट का क्या रिलेशन है, पावर के साथ करंट का, पावर क्या, पावर का फॉर्मूला, पावर क्या इंटेंसिटी ऑफ द एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मतलब अगर पावर घटेगा तो इंटेंसिटी भी घटेगा, इंटेंसिटी घटेगा मतलब करंट भी घटेगा, है ना। तो मतलब क्या, जब भी पावर घटेगा तो मतलब करंट भी लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों में से, सॉरी चारों ऑप्शंस में से ये दोनों में करंट के साथ पावर घट रहा है। नेक्स्ट में बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की बात हुआ ही नहीं है, बोला है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसा ही है, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कोई चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला तो पावर घट रहा है तो करंट घट रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इसमें क्या बोला है आपका, PQS 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और तीनों एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। As shown in the figure, if the energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system UP and UT respectively, then the ratio of UP and UT। तो हमको क्या पूछा है कि टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और ये P जो है ना, इसका एनर्जी का रेशियो पूछा है हमको, ठीक है। आइए करते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये वाला P और Q सीरीज में कनेक्टेड है और वो दोनों एक साथ S के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो V है ना, ये सिस्टम का वोल्टेज ये डिवाइड हो रहा है S और P और Q के साथ। तो मतलब S तो वोल्टेज V गेट करेगा, S को वोल्टेज V मिलेगा, P और Q को क्या मिलेगा, P और Q को मिलेगा V/2 और V/2, करेक्ट। तो अभी P के लिए अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम उसमें बोला है कि P का कैपेसिटेंस C है, ठीक है, सबका कैपेसिटेंस C बोला है। तो अभी P के लिए हम इसका एनर्जी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अगर हमको
ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता है, तो वो क्या था, हाफ CV², हाफ CV²। तो अगर P के लिए निकालेंगे तो हाफ C तो C ही है, V क्या है, V क्या है इसका, V है इसका V/2, तो मतलब V/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब UP हमारा कितना होगा, हाफ V²/4, हाफ V²/4, करेक्ट। अब हमको निकालना है UT, मतलब पूरे फंक्शन का टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब पूरे फंक्शन का टोटल निकालना है तो देखिए इसमें कैपेसिटेंस क्या है, ये दोनों सीरीज में, और ये सीरीज आपस में, ये आपस में सीरीज में है, और ये ओवरऑल S के साथ पैरेलल में है। तो ये कितना होता है, दो सीरीज में प्लस ये पैरेलल में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो 1/c + 1/c, और इसको +c करेंगे तो मतलब ये होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होगा ना, तो ये होगा आपका, अगर इसको करके देखिए तो ये होगा हमारा 3c/2। तो ये 3c/2, और इसका ये पूरे ब्रांच को तो कितना वोल्टेज V ही तो मिल रहा है ना, तो इस पूरे ब्रांच को वोल्टेज हमको मिलेगा V, ठीक है। अब हमको रेशियो लेना है, रेशियो कितना कितना बोला है, UP/UT। तो मतलब यहाँ पे हाफ CV², हाफ C, हाफ कट जाएगा, सॉरी हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा CV²/4 डिवाइडेड बाई 3C/2 V², ठीक है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका आता है आपका 2 ऊपर चला जाएगा, इसको अगर उल्टा करके हम देखें तो, अच्छा देखते हैं, इसको अगर करके देखें तो CV²/4 इंटू में 2, और यहाँ पे होगा CV², तो CV² घट गया, ये हाफ, ये 2, तो हमारा बचा 6, 2 × 3 तो 6, हमारा आंसर बचा 1/6। तो UP/UT आया 1/6, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस रेशियो ले लिया, एनर्जी निकाला और रेशियो ले लिया, ठीक है। तो ये भी आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, काफी इजी तरीका है, बस ज्यादा हमने कोई तामझाम किया ही नहीं है, इसमें भी कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला बिठाइए आंसर आता है, ठीक है। और अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये एक्चुअली इसको हम बर्नौलीज थ्योरम से कर सकते थे, लेकिन अगर उससे करेंगे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये डायरेक्ट वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन होता है। तो इस पे हमको, अगर वेंचुरीमीटर आपके सिलेबस में नहीं है शायद, तो अगर नहीं भी है तो मैं उसका फॉर्मूला आपको दे देती हूँ यहाँ पे। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगाएंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमको इसमें एक्चुअली में निकालना क्या है, हमको निकालना है फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि इसमें निकालना होता है Q। तो Q होता है आपका फ्लो या डिस्चार्ज, आप कुछ भी कह लो, फ्लो या डिस्चार्ज ये होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है A1 रूट ओवर, सॉरी हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, खाली स्पेस है ही नहीं, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे, अच्छा Q का फिर से लिख देती हूँ, Q होता है हमारा डिस्चार्ज, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, डिस्चार्ज या फ्लो ऑफ वाटर, जो हमको निकालने के लिए बोला है, डिस्चार्ज मतलब फ्लो ऑफ वाटर। तो इसका वैल्यू होगा A1 रूट ओवर 2/ρ P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 डिवाइडेड
एरिया 1 बाई एरिया 2 इंटू में होल स्क्वायर -1। हाँ, ये है हमारा वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें Q बताता है, Q है हमारा क्या है, डिस्चार्ज, जो कि मैंने लिख दिया है फ्लो ऑफ वाटर। A है एरिया, A है एरिया, रो है डेंसिटी, P है ये दोनों P1 माइनस P है हमारा प्रेशर डिफरेंस, P1 माइनस P2 है प्रेशर डिफरेंस। क्या हो रहा है ये? प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये है एरिया का रेशियो। तो ये सब में अगर हम बिठा देंगे तो आप देखिए कि हमको सबका वैल्यूज गिवन है। डेंसिटी का वैल्यू गिवन है हमारा, प्रेशर डिफरेंस गिवन है। ठीक है, देखिए प्रेशर डिफरेंस 15 गिवन है, एरिया गिवन है 40 और 20, यहाँ पे 15 होगा, 40 और 20 का गिवन है। डेंसिटी भी देखिए, डेंसिटी भी गिवन है। अगर सबका हम वैल्यूज बिठाएंगे ना तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका अगर हम मैंने करके देखा है, अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 400 इसका आंसर आता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4। आप भी एक बार वैल्यूज बिठाइए, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज बिठाइए, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, तो कैलकुलेशन करके आंसर निकल आएगा। ओके, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उस पे हमको क्या बोला है, उसको रुकिए, पहले हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको गिवन है कि एक करंट I0 फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक सर्कुलर लूप of radius r as shown in the figure. Resistance of the segment ABC is half that of ADC. Magnitude of magnetic field at the center O of the loop is. एक सेंटर है, सॉरी एक सर्कल है जिसका सेंटर में हमको मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और क्या बोला है कि I0 करंट आया है, I0 करंट गया भी है, निकला भी है, लेकिन इसमें दो हिस्सा किया गया है। ये पूरे सर्कल का दो हिस्सा किया गया है, एक ABC है, एक ADC है। इसमें कंडीशन क्या दिया गया है कि ABC वाला जो हिस्सा है ना, इसमें रेजिस्टेंस आधा कर दिया है ADC वाले हिस्से से। ADC में नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ABC वाले हिस्से में रेजिस्टेंस हाफ कर दिया है। अब अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है कि रेजिस्टेंस हाफ होगा, यानी कि करंट क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस आधा होगा, करंट डबल होगा, करेक्ट। तो वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ पे हमको निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर में, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है हमारा क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो सेंटर में मैग्नेटिक लिख देती हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसका फॉर्मूला हमारा होता है म्यू नॉट I बाई 4R, है ना। एक सर्कल का अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही फॉर्मूला था। अब अगर देखिए फॉर ABC के लिए अगर हम देखें और ABC एंड ADC दोनों का कंपेयर कर लेते हैं हम, इसका क्या है I1:2 में अगर I2 करें तो इसका करंट का रेशियो आता है 2:1, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गया ना, I1 के लिए रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट ज्यादा हो गया।
करंट 2 गुना हो गया, तो इसका रेशियो आता है 2:1। तो मतलब अगर इस टर्म में इनको बिठाए, मैं इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर लूं तो ये क्या होगा, I1 के लिए हम अगर ठीक है, तो I1 क्या होगा, अगर मैं I1 को I0 के टर्म में लिखूं ना तो ये क्या होगा 2/3 I0, है ना, 2/3 I0। मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा इस ABC वाले 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा ABC वाले को मिला। अगर 3 में से 2 ABC को मिला तो बचा कितना, वो एक किसको मिलेगा, ADC को मिलेगा। तो मतलब I2 का वैल्यू होगा 1/3 I0, करेक्ट है ना। तो अगर इसको मैं अगर, अच्छा एक बात बताइए कि इन दोनों का करंट जो है ना, दोनों के करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है। तो जो इस तरफ वाले हैं ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो इस तरफ है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड में होगा। एक इस तरफ तो इसका आउटवर्ड, इस तरफ मतलब इसका इनवर्ड, तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इस तरफ एक इस तरफ है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए माइनस कर देंगे किससे, 2/3 μ0 I/4 R। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमको इजीली, हम इसको μ0/4 R, इसको मैं I0 कर लेती हूँ, I0 2/3, ठीक है, उल्टा बस 2/3 को बाद में मल्टीप्लाई किया है ताकि कैलकुलेशन में हमको इजीली दिख जाए कि इजी कैलकुलेशन कर ले। μ0 I0 के टर्म में लिखा है ना 4R, और इसका क्या होता है, मतलब हमारा ये क्या होगा, ऐसे होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1 डिवाइडेड बाय माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2, तो इसका होगा 1/3, है ना। तो नीचे का हो गया आपका 12R, नीचे का 12R, ऊपर रह गया μ0 2 I0 माइनस 1 I0, तो मतलब 2 I0 माइनस I0, ये बन गया 2 I0। तो मतलब हमारा बच गया μ0 I0/12R। तो ये हो गया हमारा टोटल आंसर। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, μ0 I/12R। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माइनस क्यू क्या, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, प्रोपोर्शन ले लिया, रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल होगा, तो वो सबको अगर बिठा दिया हमने तो आंसर आ गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड। टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटी की बात किया है, द वेरिएशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी v विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल अल्फा टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड is rho, liquid rho is best represented by। तो हमको क्या बोला है, इसका हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको ग्राफ निकालना है, इसमें हमको कैलकुलेशन का काम नहीं है, उसको हमको समझना है और फिर हमको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के बोलना है कि इन चारों में से कौन सा है।
तो अगर इसको हमको करना है तो पहले देखिए मेन हमको बोला है टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटी की बात की गई है। कहाँ है डेंसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये है डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी किसका किसका, एक है सॉलिड का, एक है लिक्विड का। बॉल जो है, बॉल सॉलिड है ना, और लिक्विड, एक तो लिक्विड गिवन ही है। तो टर्मिनल वेलोसिटी और डेंसिटी का रिलेशन क्या है? अगर पूरा फॉर्मूला हम ना देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए तो वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, इन दोनों को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से अगर डिवाइड करूं तो आप देखिए रो एल, अच्छा डेंसिटी ऑफ लिक्विड को इसमें रो नाम से गिवन है तो मैं इसको रो ही लिखूंगी, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को सिग्मा से गिवन है तो ये क्या होगा सिग्मा बाय एल माइनस क्या होगा लिक्विड माइनस लिक्विड तो 1 होगा। तो दोनों को अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर बचा ये। अब अगर इस इक्वेशन का आप ध्यान से देखिए तो ये क्या होता है, ये होता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ। सी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है एम एक्स प्लस सी, जो कि प्लस सी होगा अगर इंटरसेप्ट इसका माइनस में है। तो माइनस इंटरसेप्ट के साथ ये वाला ग्राफ ये शो ये फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये जो हमारा इक्वेशन बना, जो रिलेशन है डेंसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी का, इस ग्राफ में इंटरसेप्ट माइनस में है। तो अगर इंटरसेप्ट माइनस में है मतलब ग्राफ शुरू माइनस से हो रहा है, निगेटिव से हो रहा है, तो निगेटिव से ग्राफ कौन सा शुरू हो रहा है, निगेटिव। अच्छा पहली बात तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा मतलब ये वाला तो होगा नहीं हमारा, ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट जो है हमारा आपका क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अच्छा सॉरी निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वैसे भी नहीं होगा हमारा। तो निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, ये भी निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब हमको देखना है कि अगर इन दोनों का रेशियो 1 हो जाए, तो जैसे कि क्या था, रो सिग्मा बाय रो माइनस 1, यही था ना। अगर ये रेशियो किसी तरह 1 हो जाए, अगर ये रेशियो किसी तरह 1 हो जाए तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या बनेगा, टर्मिनल वेलोसिटी 0 बनेगा। ये 1 माइनस 1 0 होगा तो वेलोसिटी 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों का रेशियो 1 होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे इन दोनों का रेशियो 1 होगा उन दोनों उसी पॉइंट पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। तो अगर क्या इस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, अगर ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए कि ये 0 तो हो रहा है लेकिन उस पॉइंट पे वेलोसिटी, ये जिस पॉइंट पे 1 इस पॉइंट पे है ना, इन दोनों का रेशियो ये वैल्यू 1 है इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है, 1 इस पॉइंट पे हो रहा है, अल्फा बाय रो का वैल्यू 1 इस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, 1 इस पॉइंट पे हो रहा है। मैं इसको फिर से अगर आपको दिखाऊं अच्छे से, आराम से देखिए, ये 1 है ना, 1 हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 1 इसका वैल्यू हो रहा है इस ग्राफ का, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू है इतना कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी 0 इस पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 1 नहीं है, रेशियो का वैल्यू 1 नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर 1। क्या ये फॉलो करता है? तो हाँ बिल्कुल, देखिए इसी पॉइंट पे इनका रेशियो भी 1 हो रहा है, वेलोसिटी भी 0 हो रहा है, इसी पॉइंट पे रेशियो भी 1 है, वेलोसिटी भी 0 है, इस पॉइंट पे रेशियो भी 1 है, वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए, क्या ये हमारा इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 वाला, ये वाला ग्राफ। ठीक है, क्या आपको ये ऑप्शन समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया? अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग हमको कुछ भी क्वेश्चन हो, जो भी नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ।
तो अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्लैनेट्स P1 एंड P2 विथ इक्वल मास हैव रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। R2 इज इक्वल टू, देखिए R2 का वैल्यू दिया हुआ है R1/2, द एस्केप स्पीड ऑफ P1 एंड P2 आर V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली, देन V2/V1 का वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है। ये तो बहुत ही आसान सा है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसी भी प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? किसी भी प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वो होता है √2gm/r। ठीक है, अब हमको निकालना है V2/V1। अगर V2 इसमें देखिए R2 का वैल्यू R1/2 बोला है, तो मतलब V2 का वैल्यू क्या होगा? 2gm/R1/2 है ना, और V1 होगा √2gm √2gm/R1। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, V2/V1 निकालना है। V2/V1 क्या होगा? ये जो 2 है ना, देखिए ये जो 2 है, क्या ये 2 ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल, ये 2 ऐसा होगा ना, 2gm/R1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, तो मतलब इसका वैल्यू ऐसा आएगा, ये R1 होगा 2gm इंटू में 2/R1 √/, डिवाइडेड बाय √2gm/R1, है ना, यही होगा। तो यहां से ये कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन में बचेगा ये √/2। तो हमारा आंसर होगा √/2। ये 2 नहीं है, इसमें भी हमको ध्यान देना है कि ये 2 नहीं है, ये रूट के अंदर है ना, तो ये अंदर √2 है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है? सोलर सिस्टम में टाइम पीरियड पूछा है, रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये केपलर्स लॉ यूज करता है। केपलर्स लॉ यूज करके हमारा क्या था? हमारा फॉर्मूला क्या था केपलर्स लॉ का? फॉर्मूला कि टाइम पीरियड क्या होता है आपका? t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या था हमारा? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं करता, इसमें बस हमको केपलर्स लॉ लगाना है, जो कि है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर यहाँ से t निकालना है तो ये क्या होगा? r³/r3/2। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर हैं A and B कैरी करेंट्स I and 2I respectively in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on an insulated floor. The wire B is kept fixed at a height h above the floor. The minimum magnitude. एक वायर है, दो वायर है, सॉरी, इसमें से I करंट जा रहा है, इसमें 2I करंट जा रहा है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब भी दो करंट सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो इन दोनों के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है दोनों। ठीक है, ये तो हमको पता ही होगा कि जब भी दो करंट दो वायर में पैरेलली सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और बोला है कि इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस से h। तो हमको पूछा या ये है कि ऐसे कौन से हाइट पे h को, मतलब h का वैल्यू क्या है, इसको ऐसे कौन से हाइट पे रखे जब ये जो 2I करंट है ना, मतलब जो ये नीचे वाला करंट है ना, इसके साथ अट्रैक्ट होके ऊपर ना आ जाए। ये इस दोनों को अट्रैक्ट करके, ये अट्रैक्ट करके ऊपर वाला करंट और नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर
अट्रैक्शन की वजह से नीचे वाला वायर थोड़ा ऐसे ऊपर आ जाता है। तो हम इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा एच की वैल्यू किस में रखे ताकि ये दोनों ऊपर, ताकि ये नीचे वाला वायर ऊपर ना आए। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला फोर्स ये जो फोर्स से इसको खींचेगा ना, वो वाला फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? जब ये फोर्स mg के बराबर हो जाएगा तब ये वाला वायर नहीं हिलेगा, ऊपर नहीं उठेगा, ये स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, है ना। तो इस हाइट पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमको यही निकालना है, इसी हाइट का वैल्यू निकालना है। ओके ओके, तो क्या करते हैं, पहले हमको क्या पता है, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमको पता है अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट पर यूनिट लेंथ, इसका हमको वैल्यू पता है। ये क्या होता है आपका म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर। ठीक है, तो ये होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो ये होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F बाय L इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मतलब क्या, इसका वैल्यू जब mg के बराबर होगा, इसका वैल्यू जब mg के बराबर होगा तब ये उठना बंद हो जाएगा और वहां से हम r का यानी कि h का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको अगर हम इसके टर्म में लिखे तो देखिए, इसको F बाय L अगर बोले तो म्यू नॉट I1 और I2 का वैल्यू गिवन है, I और ट्वाइस I, मतलब ये होगा ट्वाइस I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई और r का वैल्यू है h। तो इसका वैल्यू हमको होना पड़ेगा mg के, इसको मैं हटा देती हूँ, इसका वैल्यू हमको मिलना पड़ेगा mg के बराबर। करेक्ट, इसका वैल्यू हमको मिलना पड़ेगा mg के बराबर, है ना। तो यहां से देखिए, अगर मैं देखूं mg का मास का बोला गया है इस क्वेश्चन में, देखिए मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा, तो इसका जो अगर L को मैं इधर लेके जाऊं तो अगर फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट 2I स्क्वायर I बाय H, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका वैल्यू हमको गिवन है लैम्डा, तो इसको हटा के हम इसमें लैम्डा बिठा सकते हैं। तो अगर इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे हम बिठा सकते हैं लैम्डा जी। ठीक है, तो लैम्डा जी का वैल्यू हम बिठा सकते हैं। और अगर यहाँ से हमको h निकालना, यहाँ से हम h निकालेंगे, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से h निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय I स्क्वायर, म्यू नॉट बाय I स्क्वायर पाई लैम्डा जी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये होगा म्यू नॉट बाय I स्क्वायर, थोड़ा सा ऐसे लिख देते ताकि समझ में आ जाए इसको। ये होगा म्यू नॉट बाय I स्क्वायर लैम्डा जी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये यहाँ से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर म्यू नॉट बाय I स्क्वायर लैम्डा, अच्छा पाई भी है इसमें, सॉरी पाई, ये पाई भी है, पाई लैम्डा जी। तो इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या गिवन है, एन आइडियल जेनर डायोड with breakdown voltage -3 volt is reverse biased with a negative input voltage Vi is equal to -5 volt. The magnitude of the voltage difference between point B and point A, पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में हमको वोल्टेज डिफरेंस पूछा है।
एक जेनर डायोड है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है -3, मतलब रिवर्स बायस में है इसलिए माइनस है, इसमें कुछ हमको टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। इसका इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, यहां से ये 5 वोल्ट दिया, यहां से इसमें 3 वोल्ट का जेनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है। अब जेनर डायोड अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसका फिर वोल्टेज चेंज नहीं होता है, इतना आप लोगों को पता होगा कि जेनर डायोड अगर एक बार ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता। अगर 5 वोल्ट दिया है, 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हुआ है इसका, तो बचा कितना, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, ऑब्वियस सी बात है 2 वोल्ट होगा, है कि नहीं, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बोला है इन एन एडियाबेटिक एक्सपांशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस लैम्डा का वैल्यू गिवन है, डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। सिंपल हमको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालेगा। एडियाबेटिक एक्सपांशन है, उसका वर्क डन पूछा है हमको, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा W इज इक्वल टू nRT1 माइनस T2 गामा -1। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज मिटाएंगे, n की जगह कितना बोला गया है, नंबर ऑफ मोल्स 1, n की जगह 1, r का वैल्यू गिवन ही होगा, गैस कांस्टेंट r का वैल्यू गिवन है 8.3, टेम्परेचर डिफरेंस हमको यहाँ से मिल जाएगा 10 होगा, गामा -1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5/3 - 1 करेंगे तो। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू हम करें यहाँ पे निकालेंगे, मैं एक बार लिख देती हूँ, ये होता है 8.3, 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे होगा इंटू में 10 और गामा -1 मतलब 5/3 - 1 तो होगा 2/3। तो अगर इसका हम निकाल लेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 124.5 जूल। तो मेरा आंसर 1 ये आया, ऑप्शन नंबर 3 आया। आप एक बार करके देखिए कि अगर मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं होना चाहिए वैसे तो, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप एक बार करके देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में बिठाना है। ओके, तो अगेन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑप्शन नंबर, ये हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 17, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इज incident on 3 different photoelectric cells, namely 1, 2, 3. The threshold wavelength of these photoelectric cells are 1, 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3 and respectively. And the magnitude of stopping potential of the cells V1, V2 and V3 respectively. The relation between lambda and threshold wavelengths are, ये दिया गया है, the correct option। ठीक है, तो हमको बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है और हमको कुछ डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का नाम भी 1, 2, 3 कुछ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दिया है, उसका उन दोनों का हमको रिलेशन निकालना है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये उसके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो अगर आप लोगों को इसका थोड़ा हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर पता होगा, मैं थोड़ी इसमें हमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि इसमें क्या बोला है कि इनका रिलेशन निकालने के लिए हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि जब भी कोई लाइट का वेवलेंथ लाइट आके किसी सरफेस पे गिरता है, किसी एलिमेंट को इजेक्ट करता है, तो उसको इजेक्ट करने के लिए जो एलिमेंट का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लाइट के वेवलेंथ से कम होना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट का लाइट आके एलिमेंट को जब इजेक्ट करेगा ना, तो लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वेवलेंथ कम होना पड़ेगा, लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइट का वेवलेंथ कम होगा तब उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ये तो हमको पता है ना, वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा। जब भी लाइट का वेवलेंथ आएगा उस दूसरे एलिमेंट को इजेक्ट करने के लिए लाइट का वेवलेंथ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना पड़ेगा। वेवलेंथ कम यानी कि एनर्जी ज्यादा, ज्यादा एनर्जी देंगे तभी वो इजेक्ट होगा, जब वो इजेक्ट होगा तभी हमको वोल्टेज करंट जो भी हमको चाहिए वो मिलेगा, जब इजेक्ट होगा तभी हमको वोल्टेज और करंट मिलेगा। अभी यहाँ पे वोल्टेज की बात की गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की गई है, तो हमको वोल्टेज की डिफरेंस पता करना है। इसके लिए हमको फिर से मैं बोल रही हूँ, वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना पड़ेगा। वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, तो वोल्टेज करंट जो भी हमको चाहिए मिल जाएगा। तो देखिए पहले इनका जो रिलेशन बताया गया है ना, पहले रिलेशन में क्या बोला है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लाइट का वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, क्या कुछ भी इजेक्ट होगा? नहीं होगा, कुछ भी इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कम है ना, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है। तो अगर कुछ भी इजेक्ट नहीं होगा, क्या कोई वोल्टेज होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब V0 ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कुछ एक होगा, बाकी दो तो होगा नहीं, 3 और 4, क्योंकि इसमें कुछ तो वोल्टेज है V1 में, तो मतलब V1 में 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 2 और 3 में, पहले हम 3 को लिख लेते हैं क्योंकि 3 में, दोनों में ही 3 में दिया गिवन है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3 वेरी 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 ग्रेटर देन लाइट का वेवलेंथ। लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बहुत कम है। जब लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होगा मतलब एनर्जी विल बी वेरी वेरी ग्रेटर, तो एनर्जी ज्यादा होगा। वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब वोल्टेज भी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा हो गया मतलब इजेक्ट होगा, तो मतलब करंट और वोल्टेज हमको सब मिल जाएगा, इसमें वोल्टेज मिलेगा। इजेक्ट होगा ना, एनर्जी ज्यादा हो गया तो मतलब इजेक्ट कर पाएगा, इजेक्ट कर पाएगा मतलब वोल्टेज मिल जाएगा। तो मतलब इनमें से V3 ज्यादा होगा, V3 ज्यादा होगा क्योंकि वोल्टेज 3 ज्यादा होगा किससे, वोल्टेज 2 से। देखिए 2 में क्या गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से, लाइट के वेवलेंथ थ्रेशोल्ड सेकंड वेवलेंथ से कम है, मतलब कम है लेकिन इतना कम नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज हमको मिलेगा लेकिन 3 से बहुत कम है, तो मतलब इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब V2 के कंपैरिजन में V3 बहुत ज्यादा होगा। तो कि मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है और इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें थ्योरी है, थ्योरिटिकल नॉलेज है। एनर्जी अगर कम कर, सॉरी, वेवलेंथ कम करेंगे एनर्जी ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो मतलब इजेक्ट हो जाएगा, इजेक्ट होगा मतलब हमको वोल्टेज मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी करंट जो भी हमको चाहिए। तो अभी वोल्टेज की बात की गई है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इनमें क्या बोला गया है, एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया गया है, दोनों का एनर्जी है 20 eV, मूव इन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, इलेक्ट्रॉन के लीनियर मोमेंटम से फोटोन के लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें भी हमको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इसमें हमको सिर्फ लीनियर मोमेंटम निकालना है। पहले तो हम लीनियर मोमेंटम किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है, इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम क्या है, √2mc, है ना, यही हो गया इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम। और हमको फोटोन का लीनियर मोमेंटम निकालना है, और m मैंने कैपिटल M लिख दिया। तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम निकालना है। फोटोन का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला तो नहीं होगा, फोटोन का क्या होगा, हम ये वाला, सॉरी, फोटोन का लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट हमको फोटोन का लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो फोटोन का लीनियर मोमेंटम ये वाला तो नहीं होगा, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला, सॉरी, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E = PC। तो यहाँ से अगर फोटोन का लीनियर मोमेंटम हम निकाल लें तो ये क्या होगा, P = E/c, हाँ E/c होगा। अब अगर इन दोनों का रेशियो ले लूँ, मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो क्या होगा, PE/PH, यही निकालने के लिए बोला था ना,
ओके, तो इसमें आएगा, ऊपर आएगा √2mc, नीचे आएगा E/c। अब c का वैल्यू गिवन है, इसमें लाइट का स्पीड है 3.3 × 10⁸ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको गिवन है, तो हम इनको इसमें एनर्जी हमको गिवन है, E का वैल्यू भी गिवन है, मास का गिवन है, C का गिवन है, इसमें बिठा देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इसका आंसर, इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा, सबका वैल्यूज बिठाएंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आता है 225। अगर मैंने कैलकुलेशन करके देखा है, मैंने इसका ऑब्वियसली देखा है, इसका कैलकुलेशन करके आप भी एक बार करके देखिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ कैलकुलेशन में वही करेक्ट होना तो चाहिए, फिर भी आप एक बार करके देखिए खुद की तसल्ली के लिए और आप लोगों के खुद के प्रैक्टिस के लिए। जो भी हमने करा है एक बार खुद से करके देखिए, तो जो आप लोगों को इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और क्लियरिटी होगा, क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियरिटी होगा, समझ में इजीली आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन, इंडेक्स करेक्शन, ये थ्योरी क्वेश्चन है और ये ज्यादा कराया नहीं जाता है, तो इसीलिए इसमें मैं ज्यादा आप लोगों को यही बोल सकती हूँ कि इसका इंडेक्स करेक्शन का कब यूज होता है। इंडेक्स करेक्शन का यूज होता है हमारा जो कि है ऑप्शन नंबर 3, जो होता है मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग ऑप्टिकल बैंड्स। ऑप्टिकल बैंड्स को यूज करके फोकल लेंथ का मेजरमेंट में हम इंडेक्स करेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में शायद होगा, आप लोग एक बार एनसीईआरटी अगर अच्छे से गो थ्रू किया है ना आप लोगों ने, तो कहीं ना कहीं ये मिल जाना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है इसको, मतलब ज्यादा इसमें ज्यादा बात होती नहीं है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैंने जितना हो सके मैंने इजी तरीके से कराने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।